चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम था बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1। हमने कल के चैप्टर में समझा था कि बिजनेस में सिर्फ परचेस और सेलिंग जैसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसके साथ दूसरी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बिजनेस प्रॉपरली चल पाता है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं कि जिनकी वजह से बिजनेस स्मूथली चलता है। जिनमें से एक सर्विस कल हमने समझी थी, वो थी इंश्योरेंस की सर्विस। इंश्योरेंस किसे कहते हैं, उसके स्पेशल प्रिंसिपल्स हमने समझे थे। इसके अलावा इंश्योरेंस के जो है वो ये टाइप्स हमने देखे ना। इंश्योरेंस जैसी चीज़ है ना, ये पहले जब शुरू हुई थी तब यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी और उनके नाम पर ही थी। सबसे पहले इंश्योरेंस लंदन में शुरुआत हुआ था, उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स ने उसकी शुरुआत की थी। जो ब्रिटिशर्स के नाम पर ही इंश्योरेंस हमारे इंडिया में चलता था। लेकिन हमारी आज़ादी के बाद 1956 में इस इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया। मतलब कि भाई हमारी कंट्री के साथ जो है भाई उसे कनेक्ट किया गया और फिर LIC जो है वो शुरुआत हुई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसकी जो है वो शुरुआत हुई यहाँ पर। और उसके बाद तो फिर इसका प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। इंश्योरेंस तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी, आज प्राइवेट कंपनियां भी जो है वो इंश्योरेंस चलाते हैं। और इंश्योरेंस हमारे इंडिया की बहुत स्पेशल सर्विसेज में से एक है। तो बिजनेस सर्विसेज में इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में कल हमने समझा था। अब दूसरी सर्विस आज देखें, तो आज की दूसरी सर्विस है वो है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज मतलब पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस जब माइंड में आता है तब उस वक्त ये माइंड में मत रखा करो कि पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को जो है वो ये कलेक्ट करना और बांटना है। नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे इंडिया की बहुत स्पेशल सर्विसेज में से एक है। ये जो है वो ये करीबन समझो ना कि भाई 150 सालों से जो है वो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, या तो उससे भी ज़्यादा सालों से पोस्टल सर्विसेज वो हमारे इंडिया के लिए जो है वो ये काम कर रही है। कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विस हमारे इंडिया का सबसे पुराना और इजी मीडियम था। पहले के टाइम में आज की तरह ये मोबाइल, कंप्यूटर्स और ये सब तो नहीं होते थे। इसी वजह से पोस्ट ऑफिस में लेटर्स के थ्रू ही जो है वो ये कम्युनिकेशन किया जाता था, एक से दूसरे तक बातें पहुंचाई जाती थी। और आज पोस्टल सर्विस सिर्फ लेटर्स का काम नहीं, लेकिन उसके अलावा दूसरी बहुत सारी जो है वो ये वर्क करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज देती है पोस्ट ऑफिस, वो हम लोग जो है वो ये इसमें समझेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग समझें। हाँ, ये चीज़ है कि भाई पोस्ट ऑफिस की तरह आज दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, जैसे कि कुरियर सर्विसेज है कि नहीं। कुरियर सर्विस है, आंगड़िया सर्विस कहते हैं हम लोग, दूसरा आंगड़िया सर्विस कहते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस जैसा ही काम करते हैं प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज वो बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट सर्विसेज में से आते हैं। तो अब समझें कि पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस देती है हमें। जिनमें सबसे पहली सर्विस आती है वो जनरल पोस्ट एंड लेटर्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का मेन वर्क तो यही है ना कि जनरली जो है वो ये पोस्ट या तो लेटर्स को जो है वो एक से दूसरी जगह पहुंचाना, कि जिनके अंदर जो है हम लोगों को कोई भी सिटी में, इंडिया की कोई भी सिटी में जो है वो अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें लेटर भेजना है तो हम लोग जो है वो ये लेटर पोस्ट ऑफिस के वो रेड बॉक्स में डाल कर आते हैं और वो फिर उसे सही जगह पर जो है वो ये पहुंचा कर आते हैं, जो भी सिटी में हमें भेजना हो। कि जिनमें पोस्ट ऑफिस जो है वो कुछ मिनिमम चार्जेस जो है वो ये हमसे लेती है, कोई भी एक जगह से लेती है। ये चार्जेस कौन से होते हैं, जैसे अगर आप पोस्ट में लेटर्स जब डालते हो तो उसके ऊपर एक जो है वो टिकट लगानी पड़ती है, पोस्ट टिकट जिसे कहते हैं, पोस्ट स्टैंप जिसे कहते हैं। वो उस पोस्ट ऑफिस के मिनिमम चार्जेस होते हैं। या तो वो चार्जेस सेंडर देता है, मतलब भेजने वाले वो चार्जेस देते हैं, या अगर उस सेंडर ने वो चार्जेस न दिए हो तो पोस्ट ऑफिस वो चार्जेस जो है वो ये रिसीवर से, मतलब जिसको लेटर भेज रहे हैं उनसे जो है वो ये चार्जेस लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जनरल सर्विस ये कहलाई कि भाई लेटर्स वगैरह पोस्ट करना। इसके बाद दूसरा आता है, वो आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसका मतलब जो है वो ये आता है कि ये रजिस्टर्ड पोस्ट में जिसमें कोई भी स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कोई ज़मीन मकान के कागज़ होते हैं या कोई दूसरे बिजनेस के कुछ स्पेशल जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है
वो जब एक से दूसरी जगह जब पहुंचाने हो ना, तो भी पोस्ट ऑफिस जो है वो ये सर्विस हमें देती है। रजिस्टर पोस्ट में क्या फ़र्क होता है? तो रजिस्टर पोस्ट में जनरल पोस्ट से ज़्यादा चार्जेस जो है वो ये लेते हैं हमसे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सेफली एक से दूसरी जगह जो है वो ये पहुंचाए जाते हैं, जिसे रजिस्टर्ड पोस्ट कहते हैं। जिसके अंदर ये पोस्ट जो है वो ये सामने जब सेंडर होता है ना, वो अपना पर्टिकुलर एक प्रूफ, एक साइन वगैरह जो है वो कर देता है। जब यही प्रूफ वो जब रिसीवर उसको बताया ना, तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन हुए वो उसी पर्सन को वो चीज़ें देते हैं कि जिनके पास वो पर्टिकुलर प्रूफ हो। मतलब भेजने वाले ने जैसे एक प्रूफ दिया हो कि भाई ये मेरी साइन है, और सामने वाले के पास भी जब वो पर्टिकुलर प्रूफ बताएगा, या आज के टाइम में जैसे आईडी प्रूफ वगैरह आते हैं, वो जब बताया जाए तो ही उन्हें वो पोस्ट मिलती है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज में आते हैं कि जिनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो वो अलग तरह से भेजे जाते हैं। या दूसरे आते हैं पार्सल सर्विसेज। पार्सल सर्विस आता है, तो पार्सल सर्विस में जैसे कि हम लोग आज के टाइम में कुरियर में सब जो है वो पार्सल्स भेजते हैं ना, लेकिन वही सर्विस सालों से वो पोस्ट ऑफिस भी देते हैं कि जिनमें आपको कोई भी तरह का पार्सल मिले, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से पोस्ट ऑफिस जो है वो ये दूसरी जगह पर पोस्ट करते हैं। वो कुरियर वो पार्सल जो है वो दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। और जिन पार्सल के अंदर भी एक नॉर्मल पार्सल होता है, नॉर्मल पार्सल जिसमें आपको जो है वो वेट के हिसाब से चार्ज लिए जाते हैं। अगर हल्का होगा ना, वजन में हल्का हुआ तो कम चार्जेस, थोड़ा भारी अगर पार्सल होगा तो थोड़े ज़्यादा चार्जेस पोस्ट ऑफिस लेती है। नॉर्मल भी जो है वो पार्सल भेजे जाते हैं, या तो फिर वैल्यू पेएबल पोस्ट, जिसे VPP कहते हैं, ये भी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज आते हैं। वैल्यू पेएबल पोस्ट में कुछ आपके वैल्यूएबल, कुछ कीमती पार्सल हो, या तो फिर कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स या कोई बहुत कीमती चीज़ आपकी हो, भले वो गोल्ड सिल्वर जैसी चीज़ क्यों ना हो, वो चीज़ें वो स्पेशली अगर आपको एक से दूसरी जगह पहुंचानी है तो ये गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस आपको ये सर्विस देती है। ठीक है ना। इनके अंदर भी जो रिसीवर और जो सेंडर होता है, जो पोस्ट भेजने वाला होता है, उसे कुछ चार्जेस जो है वो ये पे करने पड़ते हैं। कोई भी दो पार्टीज में से एक पार्टी चार्जेस पे करते हैं, या तो सेंडर या तो रिसीवर। वैल्यू पेएबल पोस्ट वो कहलाते हैं कि जिसके अंदर आपके कोई वैल्यूएबल थिंग्स हो, भले जैसे सोने चांदी जैसे भी चीज़ें, कोई पर्टिकुलर वे में जो है वो पैक करके एक पार्सल बनाकर फिर दूसरी जगह भेजा जाता है, और वो पार्सल जिस कंडीशन में आप बनाकर दो, सेम कंडीशन में ही दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। ये जिससे कोई भी तरह के पोस्ट ऑफिस की सर्विस इतनी जो है वो ये रिलायबल होती है, इतनी ट्रस्टेड, इतना उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो कभी भी ऐसा, हमें कोई डर नहीं रहता कि कोई पार्सल वगैरह खोलकर चेक कर ले तो नहीं। पोस्ट ऑफिस के लोग वो एग्जैक्ट वही सेम पार्सल दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। या तो दूसरी सर्विसेज जो देते हैं पोस्ट ऑफिस की, वो आती है स्पीड पोस्ट या तो पार्सल, स्पीड पोस्ट और पार्सल। जनरली जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है ना, उसमें जनरल पोस्ट जो हमने पहले देखा था, जनरल पोस्ट या लेटर्स जब भेजे जाते हैं ना, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लगता है। मतलब समझो यहाँ से दिल्ली अगर जो है वो आपको पोस्ट भेजनी है, तो जनरली जो है वो ये 2 से 3 दिन जितना लगता है जनरल पोस्ट में। लेकिन अगर आपको वो जो है वो ये सामान या कोई भी पोस्ट, लेटर, कोई भी चीज़ आपको दूसरे ही दिन दिल्ली तक पहुँचानी है, कोई 2-3 दिन वेट नहीं करना है, अगले दिन ही दिल्ली तक पहुंच जानी चाहिए, तो भी पोस्ट ऑफिस वो सर्विस देती है, जिसे कहते हैं स्पीड पोस्ट की सर्विस। स्पीड पोस्ट की सर्विस, ये स्पीड पोस्ट की सर्विस में डिसाइडेड टाइम से जल्दी जो है वो वहाँ पर पहुँचाया जाता है। जैसे अगर सूरत से दिल्ली भी अगर भेजना हो तो वो एक ही दिन में वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। इसे स्पीड पोस्ट कहते हैं। और ये स्पीड पोस्ट के भी पोस्ट ऑफिस थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेती है ना। तो स्पीडीली अगर आपको कोई जगह पर कोई पार्सल या कोई लेटर भेजना हो तो भी पोस्ट ऑफिस ये सर्विस देते हैं। या दूसरा आता है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल की फैसिलिटी ये होती है कि जब आप पोस्ट ऑफिस को कहते हो कि आपके डिसाइडेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग
आपके डिसाइडेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कोई जगह पर सामान भेजना है, पार्सल भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस वो पार्सल आपको भेज कर देते हैं। कि जैसे जिसमें स्पीड पोस्ट से भी जल्दी और आपके टाइम लिमिट के हिसाब से जो है वो वहाँ पर भेजा जाए। जैसे आप कहो कि नहीं भाई यहाँ से जो है वो ये दूसरी प्लेस पर आधे दिन में वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, या सुबह अगर मैं पोस्ट ऑफिस में डालूँ तो शाम तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इतना एक्सप्रेस पार्सल भी पॉसिबल है, बिजनेसमैन के लिए भी और जनरल पर्सन के लिए भी। ये पोस्ट ऑफिस सर्विस देती है, जिसमें पोस्ट ऑफिस थोड़े हैवी चार्जेस लेते हैं, थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे में आपका पार्सल दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। ये सब पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है ना। देखो ये यहाँ पे जो हमने ये सब सर्विसेज देखी ना, ये 6 सर्विसेज, ये पोस्ट ऑफिस की कुरियर की टाइप सर्विस हुई। मतलब जो है वो लेटर्स वगैरह भेजना, पार्सल वगैरह दूसरी जगह पर भेजना, ये सब अलग अलग सर्विस हुई। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो है वो ये बैंकिंग की भी कितनी सारी सर्विसेज हमें देता है। पोस्ट ऑफिस बैंक का भी कितनी सारी सर्विसेज वो देता है, जिनमें से उनकी सर्विसेज समझे तो पोस्ट ऑफिस की एक सर्विस आती है, वो आती है सेविंग सर्विसेज। आप लोग जो है पोस्ट ऑफिस में बैंक की तरह अपना अकाउंट को शुरू करवा सकते हो, और उसके साथ उसमें आपकी जितनी भी सेविंग हो, हर महीने की या 3 महीने 6 महीने की जो भी सेविंग हो, वो सेविंग जो है वो वहाँ पर रख सकते हो। ऐसे सेविंग स्कीम जो है वो ये बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस भी हमें देती है, जिनके अंदर बहुत सारी जो है वो ये स्कीम्स होती हैं। नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट शुरू करो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसे बैंक में, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट जो आगे हम लोग देखेंगे उसमें। इसके अलावा जो है वो ये मंथली इनकम प्लान होता है, सीनियर सिटीजन्स की जो है वो सेविंग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो बैंक हमें सर्विसेज देती है ना, वही सब सर्विसेज पोस्ट ऑफिस भी हमें देती हैं। इवन बैंक की तरह अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, जैसे बैंक में अकाउंट होता है, वैसे अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस आपको चेक बुक भी देती है और एटीएम कार्ड भी देती है। मतलब समझो कि पोस्ट ऑफिस से पोस्ट का ही नहीं, लेकिन बैंकिंग का भी बहुत सारा वर्क करते हैं। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपको शुरू करना हो तो आप बैंक में शुरू कर सकते हो, बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी शुरू कर सकते हो। या तो दूसरा वो आता है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे बैंक में भी रिकरिंग अकाउंट शुरू होता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी आप रिकरिंग जो है वो ये डिपॉजिट शुरू करवा सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि कोई फिक्स टाइमिंग के लिए फिक्स अमाउंट, पर मंथ की फिक्स अमाउंट आपको जो है वो पोस्ट ऑफिस में हमेशा डिपॉजिट करते रहने होते हैं। जैसे किसी ने ये डिसाइड किया हो कि 5 साल तक हर महीने मैं 500 रुपए जो है वो पोस्ट ऑफिस में भरता रहूँगा, तो इसे रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मतलब एक ही जैसी अमाउंट बार बार पे करते रहना। एक महीने 500, दूसरे महीने 500, तीसरे महीने 500, हर महीने 5 साल तक वो 500 रुपीज़ पे करता रहेगा। इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, कि जिसमें 5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद पूरी अमाउंट, जितने भी हमने अमाउंट भरे हैं वो पूरी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस मिलेंगे। पूरी अमाउंट कितनी? इंटरेस्ट के साथ फिर जो है वो ये वापस मिलेगी हमें। तो जैसे बैंक में भी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करवाया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है बैंक और पोस्ट ऑफिस में, कि बैंक थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देती है और पोस्ट ऑफिस जो है वो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट कम देती है। जो ब्याज होता है वो थोड़ा सा कम, माइनर जो है वो डिफरेंस होता है, लेकिन सर्विस दोनों में सेम। इसके अलावा दूसरा आता है, वो आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट वो फिक्स डिपॉजिट की तरह हुआ। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, वैसे ही इसमें भी, जिसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक जितनी भी अमाउंट है वो अमाउंट आप वहाँ पर रख सकते हो। आपकी जो भी सेविंग हो, कि भाई मेरे पास 1 लाख है, या कुछ जो है भाई 2 लाख 3 लाख समझो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो मैं फिक्स डिपॉजिट में रखवा सकता हूँ 2 साल 3 साल के लिए, और फिर 3 साल बाद वो मुझे पूरी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जो है वो फिर से मिलेगी। तो ये कहलाता है टर्म डिपॉजिट या तो फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा इनकी सर्विस आती है, वो सर्विस आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या एनएससी कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो जो है वो पोस्ट ऑफिस की एक तरह की इन्वेस्टमेंट की स्कीम है।
इन्वेस्टमेंट की स्कीम, इसका मतलब ये कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट की तरह ही अगर जो है वो आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना, कहीं पे पैसे, जैसे आप लोग शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तैयार करती है। ये सर्टिफिकेट आपको पोस्ट ऑफिस से खरीदने होते हैं और उसके बदले में पोस्ट ऑफिस को आपको पैसे देने होते हैं। ये सर्टिफिकेट समझो जो है वो ये एक सर्टिफिकेट 100 रुपये का हुआ, तो ऐसे आपने जो है वो ये 100 सर्टिफिकेट खरीदे, इसका मतलब आपने 10,000 रुपये के सर्टिफिकेट खरीदे हैं। ये 10,000 रुपये के सर्टिफिकेट आप जब पोस्ट ऑफिस से खरीदोगे तो उसके बाद उसका एक फिक्स टाइम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 3 साल बाद आप वो सर्टिफिकेट फिर से पोस्ट ऑफिस में दे सकते हो। वो सर्टिफिकेट फिर से आप पोस्ट ऑफिस में दे दोगे तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको आपके पैसे वापस दे देगी विथ इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने 10,000 के सर्टिफिकेट खरीदे होंगे तो उसके ऊपर 2-3 हज़ार का इंटरेस्ट के साथ, या जितना भी उनके परसेंटेज हो उतने इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट या तो सेविंग स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनके बाद आता है किसान विकास पात्र, KVP। किसान विकास पात्र है, ये जो है फार्मर्स के लिए, किसान नाम से ही पता चलता है ना, किसान विकास पात्र, ये फार्मर्स के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। इस स्कीम के अंडर जो भी फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स ने जितनी भी अमाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करनी हो, अगर वो अमाउंट उन्होंने 100 मंथ के लिए वहाँ पर रखी है, जो भी अमाउंट हो उन्होंने अगर 100 मंथ मतलब 8 ईयर 4 मंथ के लिए अगर रखी है उन्होंने, तो उसके बाद उन्हें जो है वो ये उस अमाउंट का पूरा डबल मिलेगा। कितना? डबल अमाउंट जो है वो ये दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये KVP सर्विस कहते हैं, किसान विकास पात्र, ठीक है ना। मतलब अगर कोई फार्मर ने जो है इस पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए रख दिए हैं, कितने? 100 मंथ के लिए। 100 मंथ मतलब 8 साल और 4 महीने, 8 साल के लिए अगर वो रख दिए तो 8 साल के बाद उसे 1 लाख की जगह जो है वो उन्हें कितने मिलेंगे? 2 लाख मिलेंगे, ठीक है। जितनी भी अमाउंट रखो उसकी डबल अमाउंट जो है वो ये दिए जाएंगे। ये पोस्ट ऑफिस की ये भी एक सर्विस है ना। अलग अलग तरह की पोस्ट ऑफिस सर्विस देते हैं ना। इसके अलावा दूसरी एक सर्विस आती है, वो आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो जैसे कि जो है ये प्रोविडेंट फंड आता है ना, PF जिसे कहते हैं, तो प्रोविडेंट फंड जनरली जो है वो ये किसे कहते हैं कि जो वर्कर्स ऑफिस में काम करते हैं ना, तो ऑफिस के जो ऑनर, जो मालिक होते हैं, वो वर्कर्स की सैलरी में से हर मंथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो अलग करके रखते हैं। ये प्रोविडेंट फंड कहलाता है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग करके रखते हैं। फिर जब वर्कर्स जो है वो ये रिटायर हो जाए तो उनके बाद उन्हें पूरे पैसे जो है वो ये वापस मिलते हैं। पूरे पैसे वापस, मतलब मेरी अगर 10,000 की सैलरी हो तो 10,000 की सैलरी में से मेरा मालिक मुझे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये देगा। 1,000 रुपये हर बार वो अपने पास रखेगा प्रोविडेंट फंड की तरह। और ये प्रोविडेंट फंड की तरह 1,000 रुपये अगर वो अलग रखे, फिर जब मैं रिटायर हूँ 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी मैं रिटायर होऊंगा तो हर महीने जो मेरे हजार अलग हुए ना, वो लाखों रुपए बनकर एक साथ मुझे जो है वो ये वापस मिलेंगे रिटायरमेंट के वक्त। तो ऐसा जो बड़ी ऑफिस में, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो उनके लिए ये प्रोविडेंट फंड होता है। लेकिन जो लोग जो है वो अपनी खुद की शॉप हो या दूसरी जगह पर समझो जो छोटे मोटे काम कर रहे हो, उन्हें कौन ये प्रोविडेंट फंड दे? तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस ये सर्विसेज देती है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहलाता है, किसी के भी लिए। इस सर्विस के हिसाब से इसका टाइमिंग कुछ 15 साल का होता है। मतलब आपने 15 सालों तक हर महीने एक फिक्स अमाउंट बांध देनी होती है कि हर महीने आपकी जितनी सैलरी है उसमें से इतनी अमाउंट आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर देनी है। और उसके बाद 15 साल बाद जब आप रिटायर होगे, या आपका टाइमिंग जब जो है वो कंप्लीट होगा, तो पोस्ट ऑफिस आपको पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ जो है वो ये वापस देगी, है ना। इसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक तरह की सेविंग स्कीम है ना। 15 सालों तक आपको हर महीने थोड़े थोड़े भले 500 500 1000 1000 उनको देते रहना।
और 15 साल बाद एक साथ आपको पूरी अमाउंट, जो हजारों लाखों रुपए बनकर एक साथ आपको अमाउंट जो है वो रिटर्न मिलती है। ये बैंक में भी ये रूल चलता है, बैंक में भी ये रूल चलता है, और साथ में पोस्ट ऑफिस भी यही जो है आपको सर्विसेज भी देती है। ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस खाली एक ही काम नहीं करती, उनमें इतने सारे वर्क होते हैं। इनके अलावा दूसरी भी सर्विस देखें पोस्ट ऑफिस की, तो वो आता है पोस्टल इंश्योरेंस। तो जैसे इंश्योरेंस की सर्विस वो बैंक भी देता है ना, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी भी देती है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस भी आपको इंश्योरेंस की सर्विस देता है, जिसमें हर तरह के, कोई भी तरह के इंश्योरेंस आपको अगर चाहिए तो वो इंश्योरेंस आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी ले सकते हो। हमने कल इंश्योरेंस के टाइप्स देखे थे, जिसमें भले वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ के लिए मेडिक्लेम जैसा इंश्योरेंस हो, या दूसरे कोई भी तरह के बिजनेस के इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो ऐसे कोई भी इंश्योरेंस वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो हम लोग ले सकते हैं। सही बात। या फिर दूसरा आता है मंथली इनकम स्कीम, MIS, मंथली इनकम स्कीम होता है। ये मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए होती है कि जो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाते हो, जो जिनके पास अच्छे खासे पैसे हो और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हो, तो उनके लिए मंथली इनकम स्कीम आती है। इस स्कीम के अंडर जो है वो आपको करीबन पहले कुछ सालों तक आपको आपके पोस्ट ऑफिस में जो है वो कंटिन्यूसली पैसे भरने होते हैं, कंटिन्यूसली जो है वही आपको पैसे भरने होते हैं। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको आपके पैसों का इंटरेस्ट, वो कंटिन्यूसली हर महीने आपको उस पैसों का इंटरेस्ट देती रहेगी। मतलब आपको जो है वो एक मंथली इनकम की तरह जो है वो ये पैसे मिलते रहेंगे। ये उसकी तरह होता है कि जैसे कि कोई आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया ना, फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो फिक्स डिपॉजिट में तो सालों बाद आपको पैसे मिलते हैं ना। मैंने 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाई, 5 साल के बाद मुझे पूरे पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर मुझे बीच में ही चाहिए तो मैंने कहीं फिक्स डिपॉजिट की, मैंने पोस्ट ऑफिस में कुछ 2 लाख रुपए रख दिए, तो उस 2 लाख का जितना भी इंटरेस्ट होता होगा ना, वो हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब मेरी मंथली इनकम की तरह जो है ये मुझे वो पैसे मिलते रहेंगे। सही बात है ना। तो ये भी पोस्ट ऑफिस की सर्विस है। इसके अलावा मनी ऑर्डर की सर्विस, मनी ऑर्डर की सर्विस वो भी पोस्ट ऑफिस की बहुत पुरानी सर्विसेज में से एक है, कि जब आपको जो है वो ये पैसे एक से दूसरी जगह भेजने हो तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, जो मनी ऑर्डर कहलाता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना कि जब गांव से लोग जो है वो शहर में काम करने, जॉब करने जाते थे, तो शहर से पैसे अपने गांव तक भेजते थे, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही तो भेजते थे, मनी ऑर्डर ही तो वो भेजते थे। सही बात है ना। कि जिसमें जिसमें जो है वो ये मनी ऑर्डर वो 1000 से लेकर 50,000 तक का जो है वो ये पहले भेजा जाता था। कोई भी सिटी में कहीं पर भी भेजना हो तो ये मनी ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं। आज ये मनी ऑर्डर जो है वो डिजिटल हो चुका है। पहले के टाइम में पोस्ट ऑफिस है, आज भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेकिन डिजिटल वे में आज हम लोग भेज सकते हैं, जिसे कहते हैं EMO, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO भेज सकते हैं हम। मीन्स ऑनलाइन ही हम लोग जो है वो ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की मदद से। अगर दूसरी जगह पर हमें भेजना हो तो वो ऑनलाइन ही भेज सकते हैं, कि जिसमें 1 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक कितनी भी हमें अमाउंट भेजनी हो तो वो EMO के थ्रू जो है वो ये भेज सकते हैं। सही बात ना। मतलब अगर मुझे यहाँ से दिल्ली भेजना है ना, तो EMO के थ्रू मैं पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन एक तरह के जो है वो रिक्वेस्ट डाल दूँगा और एड्रेस डाल दूँगा कि भाई वो पर्सन है दिल्ली में, भाई उस पर्सन को जो है वो मुझे इतने रुपए देने हैं, उसकी पूरी एड्रेस, नाम वगैरह सब इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। और विदिन 24 आवर्स मैं अगर यहाँ से इंटरनेट के थ्रू जो रिक्वेस्ट पोस्ट ऑफिस को दूँ, तो पोस्ट ऑफिस वो रिक्वेस्ट ऑन द स्पॉट इंटरनेट के थ्रू दिल्ली में भेज देंगे। फिर दिल्ली की जो पोस्ट ऑफिस होगी ना, वो चेक कर लेगी कि हाँ भाई सूरत से ये रिक्वेस्ट आई है, और वो फिर जो है दिल्ली की जो पोस्ट ऑफिस होगी वहाँ से वो जितने भी रुपए मुझे भेजने थे वो रुपए लेकर उस पर्सन को घर पर देकर आएगी कि हाँ भाई सूरत से ये पैसे आए हैं। तो यहाँ से कोई भी पर्सन को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती ना। इसे कहते हैं E-मनी ऑर्डर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज भी है। या तो दूसरा अदर रिलेटेड सर्विसेज।
अदर सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस हमें देती है, ये सर्विसेज में जैसे कि आपको अगर कोई फॉरेन करेंसी खरीदनी हो, मतलब दूसरी करेंसी अगर आपको खरीदनी हो या बेचनी हो, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो करवा सकते हैं। आपको ट्रैवलर्स चेक अगर तैयार करने हो, आप जब दूसरे देश में जाते हो तो ट्रैवलर्स चेक तैयार करते हैं, तो वो भी पोस्ट ऑफिस देते हैं। इवन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ भी आपको देते हैं जब आपको कोई बिजनेस करना हो या दूसरी कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाने हो। वो डिमांड ड्राफ्ट जैसी जो है वो एक सर्विसेज, या फिर कहीं पे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदने हैं, तो वो सर्विसेज, या गवर्नमेंट की दूसरी कोई भी सर्विसेज हो तो उनका बेनिफिट सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है। आपको अगर जो है वो ये पेंशन चाहिए हो या पेंशन प्लान क्रिएट करना हो तो वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक आज के टाइम में रेलवे टिकट की बुकिंग वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है कि नहीं? तो गवर्नमेंट की बेस्ट सर्विसेज में से एक है ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस। पोस्ट ऑफिस ही ऐसी सर्विस है कि जिसका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब प्राइवेट जो है वो ये पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज नहीं चलती। हाँ, प्राइवेट में जो इनकी इस तरह सेम सर्विसेज चलती है, जैसे हम लोग कुरियर की सर्विस कहते हैं, है पोस्ट ऑफिस की तरह, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना। ये गवर्नमेंट की ही सर्विस है और इतनी जो है वो रिलायबल, इतनी ट्रस्टेड है कि पूरी इंडिया जो है वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखता है। ठीक है ना? तो बिजनेस के लिए ज़रूरी ये भी एक सर्विस हुई ना, पोस्टल सर्विस। और इसके अलावा दूसरी हम लोग सर्विस देखें, जो हम दूसरी पोस्टल सर्विस देखी, इसके बाद की दूसरी सर्विस आती है, तो वो सर्विस आती है गोडाउन एंड वेयर हाउसेस। गोडाउन कहो या वेयर हाउसेस कहो, बिजनेस के लिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस आती है, गोडाउन या वेयर हाउसेस। ये सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं? तो जैसे नॉर्मल कहते हैं कि गोडाउन इज सच अ सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। गोडाउन वो सर्विस या वो जगह कहलाती है ना जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है। आप जब जो है वो प्रोडक्ट अपना तैयार करते हो बिजनेस में, तो सभी प्रोडक्ट एक ही दिन में नहीं बिक जाते, उसे पूरा साल बेचना होता है। तो कहीं पे आप लोग स्टोर करके रखते हो ना, सामान संभाल के रखते हो ना, कि यहाँ पर सामान पड़ा रहे, फिर पूरा साल इसमें से थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। तो वो गोडाउन ये सर्विस देता है हमें। एंड वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व सो दैट मिनिमम चेंजेस अकर इन अ क्वालिटी। और जब गोडाउन में जो है वे कोई भी प्रोडक्ट स्टोर करते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं उसकी क्वालिटी का, कि उसकी क्वालिटी ख़राब होनी चाहिए नहीं, या तो मिनिमम चेंजेस उसमें होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप गोडाउन में सामान रखो और वो सामान 1 महीने में ख़राब हो जाए तो फिर वो गोडाउन को कौन से काम का, है ना? आपका तो वो पूरा गुड वेस्ट हो गया ना वैसे। तो इसलिए गोडाउन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट रखो उसकी क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क न आए। या दूसरा गोडाउन के लिए स्पेशल कहो ना, तो गोडाउन क्रिएट्स ए टाइम यूटिलिटी फॉर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब कोई भी जगह पर कोई भी टाइम पे अगर प्रोडक्ट चाहिए हो ना, तो उसके लिए गोडाउन्स ज़रूरी है। कितने सारे शॉपकीपर, कितने सारे बिजनेसमैन अपने लिए पूरा का पूरा गोडाउन बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अगर हमारे शॉप में सामान ख़त्म हो गया तो उसके लिए फिर दूर दूर भटकना ना पड़े, ऑन द स्पॉट हम लोग गोडाउन में से वो चीज़ें ला सकते हैं ना। तो इसलिए गोडाउन टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि गोडाउन की वजह से ही कस्टमर्स को एनी टाइम उनके प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है ना? ये गोडाउन जो आते हैं ना, ये गोडाउन की सर्विस तो इतनी ही है कि जहाँ पर जो है वो ये गुड्स को स्टोर किया जा सके, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकें हम लोग। और ये गोडाउन के टाइप्स हम लोग देखें, हमारा आगे का पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ गोडाउन। गोडाउन के जो टाइप्स हैं ना वो अलग अलग बेसिस के ऊपर आते हैं, अलग अलग बेसिस के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले आता है ऑनरशिप पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। मतलब ऑनरशिप, मालिकी के हिसाब से गोडाउन के कितने टाइप आते हैं। ऑनरशिप के हिसाब से कितने टाइप? तो ऑनरशिप के हिसाब से 2 टाइप के गोडाउन आते हैं, प्राइवेट गोडाउन एंड पब्लिक गोडाउन। ऑनरशिप के हिसाब से गोडाउन के 2 टाइप, प्राइवेट एंड पब्लिक गोडाउन। प्राइवेट गोडाउन वो कहलाता है कि जो गोडाउन कोई एक पर्सन या कोई एक बिजनेस का हो तो उसे प्राइवेट गोडाउन कहते हैं।
कोई शॉपकीपर ने अपना अलग से गोडाउन बना के रखा हो तो वो उसका प्राइवेट गोडाउन कहलाएगा। जबकि पब्लिक गोडाउन वो कहलाता है, पब्लिक गोडाउन वो कि जो कोई एक पर्सन के लिए या खुद के बिजनेस के लिए ना हो, लेकिन हर किसी के लिए वो गोडाउन हो, हर कोई बिजनेस के लिए वो गोडाउन बना हुआ हो, तो उसे पब्लिक गोडाउन कहते हैं। जनरली गवर्नमेंट या तो कोई बड़े बिजनेसमैन वो जो है वो ये ऐसा गोडाउन क्रिएट करते हैं जो पब्लिक गोडाउन होता है, कि जिसमें किसी को भी आकर अपना सामान वहाँ पर रखना हो ना गोडाउन में तो वो रख सकते हैं। हाँ, उसके बदले में वो जो गोडाउन के मालिक हुए, भले अगर वो गवर्नमेंट गोडाउन हुआ, पब्लिक गोडाउन में अगर वो गवर्नमेंट गोडाउन हुआ तो फिर गवर्नमेंट उसके फीस लेती है, पैसे लेती है, और अगर प्राइवेट गोडाउन हुआ तो वो प्राइवेट जो है वो ये उसके पैसे लेंगे। तो पब्लिक गोडाउन में कोई भी आकर वहाँ पर सामान रख सकता है कि जिनमें उन्हें गारंटी मिलती है कि उनके सामान को कोई भी तरह का डैमेज नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी उनमें जो है वो गुड्स रख सकते हैं, और इसके बदले में वो गोडाउन के जो ऑनर हुए वो ऑनर उनसे कुछ पैसे लेते हैं। तो ऑनरशिप के हिसाब से ये दो हुए ना, एक प्राइवेट और एक पब्लिक गोडाउन। फिर दूसरे गोडाउन के टाइप्स आते हैं, वो आता है पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव, पता है कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं? कस्टम ड्यूटी वो कहलाती है कि जब आप कोई भी गुड्स दूसरे स्टेट से मंगवाते हो या भेजते हो, या तो फिर दूसरे कंट्री से, स्टेट नहीं तो दूसरी कंट्री से जब आप मंगवाते हैं भेजते हो, जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो अगर आप, तो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त जब बीच में जो टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, इवन यहाँ से ही आप लोग जो है यहाँ से महाराष्ट्र या जो है वो दिल्ली या कोई भी गुजरात से कोई भी प्लेस पर जब आप गुड्स भेजते हो तो बीच में टैक्स भरने पड़ते हैं ना। या यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में अगर सामान बेचो या खरीदो तो भी गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे टैक्स को कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो जब दूसरी कंट्री से जो है वो ये कोई भी तरह के गुड्स आते हैं ना, कोई भी तरह के गुड्स समझो अगर आपने जो है वो मंगवाए हैं, भले वो प्लेन के थ्रू, रेलवे के थ्रू, सी के थ्रू, किसी के भी थ्रू, आपने जब बाहर से जो है वो सामान मंगवाया तो उस वक्त दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आपने पहले ही कस्टम ड्यूटी पे करके रखी है या तो कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है। तो इसलिए कस्टम ड्यूटी के हिसाब से दो टाइप के गोडाउन हो जाते हैं। एक आता है कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन और दूसरा बॉन्डेड गोडाउन। बॉन्डेड मतलब जिसमें कस्टम ड्यूटी पे न की गई हो। तो जब बाहर से सामान आता है ना, समझो जैसे सूरत है, सूरत में जो है वह यहाँ हजीरा के पास में गोडाउन्स हैं, हजीरा में सी जो समुद्र किनारा है वहाँ पे गोडाउन्स हैं। तो उन गोडाउन्स में से जैसे समझो बाहर के देशों से वहाँ पे अगर सामान आया तो वो पहले चेक करते हैं कि इस सामान की कस्टम ड्यूटी पे की है या नहीं की है। अगर पे की है ना तो उसको इस गोडाउन में रख देते हैं, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन। और उसके बाद उसका जब मालिक आए, समझो मेरा सामान वो तब तक संभाल के रखेंगे ना। मेरा सामान अगर समझो दूसरी कंट्री से आ रहा है तो वो हजीरा के पोर्ट में वहाँ पर वो उस गोडाउन में संभाल के रखेंगे कि पहले चेक करेंगे कि मैंने अगर कस्टम ड्यूटी पे की है तो वो उस गोडाउन में रखेंगे। अगर मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की होगी तो उसे बॉन्डेड गोडाउन में रखेंगे। वो मतलब जिसमें कस्टम ड्यूटी पे ना की गई हो। उसके बाद उसमें जब कस्टम ड्यूटी पे की जाए ना, उसके बाद ही उन्हें वो सामान दिया जाता है, तब तक नहीं दिया जाता। इसलिए कस्टम ड्यूटी के हिसाब से भी ये दो टाइप के गोडाउन होते हैं। ऐसे गोडाउन या तो रेलवे स्टेशन पर या तो एयरपोर्ट्स पर या तो सी पोर्ट पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी के अकॉर्डिंग ये गोडाउन। और दूसरे गोडाउन के टाइप्स आते हैं, वो आता है यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव। यूजफुलनेस मतलब यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ये गोडाउन्स। यूज़ के अकॉर्डिंग गोडाउन्स में भी दो टाइप के गोडाउन आते हैं, एक जनरल गोडाउन और एक स्पेशल गोडाउन। जनरल एंड स्पेशल गोडाउन। जनरल गोडाउन वो कहते हैं कि जिसके अंदर जनरल कोई भी गुड्स रखे जाते हो, कोई भी सामान जिसका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, प्रॉपर केयर ना की जाती हो, या समझो कि उसकी अच्छी तरह से जो है वो ट्रीटमेंट ना होती हो, जितनी ज़रूरी चीज़ें चाहिए उतनी ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे ना हो, फैसिलिटीज़ ना हो, तो वो जनरल गोडाउन कहलाता है। ठीक है ना, इसमें हर तरह के जो है वो ये सामान, जो सामान ख़राब ना हो सकते हो ना, जैसे कोई भी तरह, कोई भी शेप, कोई भी साइज़, कोई भी कंपनी के कोई भी सामान वहाँ पर जो है भाई हम लोग रख सकते हैं, उसे जनरल गोडाउन कहते हैं, जो सबके लिए हो। और दूसरा आता है स्पेशल गोडाउन।
स्पेशल गोडाउन वो कहलाता है कि जिसकी स्पेशल केयर की जाती हो, स्पेशल ट्रीटमेंट होती हो वहाँ पर, स्पेशल उसका मेंटेनेंस जो है वो किया जाता हो, तो उससे स्पेशल गोडाउन कहते हैं। ऐसे गोडाउन्स में वो गुड्स जो जल्दी से ख़राब हो जाते हो, जिसके लिए अच्छी खासी केयर की ज़रूरत हो, तो वो सब गुड्स इन स्पेशल गोडाउन्स में जो है वही रखे जाते हैं, है ना। जैसे कि एक्सप्लोजिव होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, बताओ उनको केयर की ज़रूरत है ना। आप जनरल गोडाउन में रख दो और वहाँ पे एक्सप्लोजिव अगर जल जाए, क्रैकर्स अगर जल जाए, तो फिर गोडाउन के बाकी सब सामान को भी नुकसान पहुँचाएंगे। उनके लिए स्पेशल गोडाउन होता है। सही बात है ना। जैसे कि जो है वे क्रैकर्स के लिए कोई पॉइजनस केमिकल हो, जो साइंस की फील्ड में लेबोरेटरी में केमिकल्स यूज़ होते हैं, ऐसे कोई केमिकल्स हो, या तो कोई गैस पेट्रोल जैसी जो है वो ये चीज़ें हो, तो वो सब चीज़ें इन स्पेशल गोडाउन में, या तो कोई जिन चीज़ों की स्पेशल केयर करनी हो, जैसे कि मिल्क हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ठंडी जगह चाहिए ना, कि जहाँ पर उसे संभाल सकें। तो ऐसा कोल्ड स्टोरेज भी ये स्पेशल गोडाउन में तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल गोडाउन स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए और स्पेशल गुड्स के लिए ही होता है। ओके, तो ऐसे ही अब हम लोग बिजनेस सर्विस में आगे की सर्विस देखें, तो आगे की सर्विस आती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है ना, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान या कोई भी लोगों को एक से दूसरी जगह भेजना, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी सर्विस में से एक। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांसिट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो लोगों को, गुड्स को, मतलब सामान को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। गुड्स को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ज़रूरी है। पर ना बिज़नेस में ट्रांसपोर्ट वो बहुत ज़रूरी आता है, बहुत ज़रूरी है कि आज प्रेजेंट टाइम में रॉ मटेरियल्स, गुड्स, इवन मशीनरीज या अदर जो है वो ये थिंग्स एक से दूसरी जगह पहुंचाना, पूरी इंडिया तक, हर सिटीज़ में, इवन इंडिया के बाहर तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होता है। पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? तो पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट वो एनिमल्स के थ्रू होता था, है ना। एनिमल्स के थ्रू हाथी, घोड़े, ऊँट, इनके ऊपर बैठकर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन उसके बाद जब टाइम चेंज हुआ तो धीरे धीरे वाटरवेज शुरू हुए, समुद्र के रास्ते से जो है वो लोग आते थे एक से दूसरी जगह। और आज प्रेजेंट टाइम में इतनी सारी गाड़ियाँ, इवन एयरवेज, प्लेन के थ्रू भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे ही जिन जिन चीज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन ट्रांसपोर्टेशन के अब हम लोग टाइप्स समझें। जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला आता है, वो आता है ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन ऑपरेटेड, आज भी, पहले के टाइम में तो ह्यूमन ऑपरेटेड होता ही था। पहले पता है राजा महाराजा होते थे तो वो अपने दूत को एक राजा से दूसरे राजा तक भेजते थे, संदेशा लेकर भेजते थे। ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन आज भी ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि भाई ह्यूमन के थ्रू जो है वो लोगों का और सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इवन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब इजी है, ना इनसे पॉल्यूशन, ना फिर जो है वो और कोई तरह का नुकसान होता है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी जगह पर देखा होगा कि पैडल रिक्शा चलती है ना। पंजाब की तरफ जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ तो आज भी पैडल रिक्शा चलती है। कि जो है वो ये पैडल रिक्शा मतलब एक साइकिल रिक्शा होती है कि जिसके ऊपर जो है वो ह्यूमन ही वो साइकिल चलाकर, और पीछे दो लोग बैठे हुए होते हैं जो उन्हें ले जाते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन ही हुआ ना। इवन के कोलकाता की तरफ भी, कोलकाता में, पंजाब में ये पैडल रिक्शा हैं वो बहुत फेमस है। कितनी जगह पर जो है वैसा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन चलता है। तो ये हुआ ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई पहले के टाइम में जो है वो एनिमल्स के थ्रू, हाथी, घोड़े, ऊँट, इनके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता था, और ये आज भी चलता है। हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, पता है ना, उन बुलक्स के पीछे और जो है वो घोड़ों के पीछे जो है वो एक गाड़ी बांध देते हैं, और फिर उनके थ्रू जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन अब कम हो चुका है, लेकिन फिर भी विलेजेस एरिया में ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद दूसरा आता है, वो आता है एयरवेज। उनके बाद एयरवेज आता है।
एयरवेज वो आज का मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है कि जिनके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में दूर तक और स्पीडीली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करना हो ना, तो एयरवेज सबसे बेस्ट है। इनके लिए जो है वो एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ा सा एयरपोर्ट वो हर जगह पर बनाया जाता है, ऐसी प्लेस कि जहाँ पर जो है वो ये प्लेन वो टेक ऑफ हो सके और लैंड हो सके, ठीक है ना। इसके लिए वो बड़ा सा एक रनवे बनाता है, एयरपोर्ट के अंदर एक बड़ा सा रनवे बनाया जाता है कि जहाँ पे ये प्लेन जो है वो ये टेक ऑफ हो सके और उसकी लैंडिंग हो सके, ठीक है। इनके लिए एयरवेज में लॉन्ग डिस्टेंस हो ना, दूर तक, जैसे इंडिया से बाहर के देशों में अगर कुछ भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर इजी रहता है। एयरवेज बहुत इजी है और स्पीडीली होता है। इवन इंडिया के दूर दूर के शहरों में जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है तो भी ये इजी रहता है। लेकिन अगर कोई पास की प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना है या कोई ऐसी प्लेस कि जहाँ पर रनवे नहीं बन सकते, एयरपोर्ट नहीं बन सकते, तो फिर वहाँ पर एयरवेज में प्लेन नहीं, वहाँ पर फिर हेलीकॉप्टर चलता है। तो कोई माउंटेन जैसी, पहाड़ों जैसी जगह होती है, वहाँ पर रनवे नहीं बन सकते, इतने बड़े एयरपोर्ट नहीं बन सकते कि जहाँ पर प्लेन जो है वो ये टेक ऑफ या लैंड हो सके, तो इसलिए ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर्स वर्क करते हैं। वहाँ पे भी एयरवेज में हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो गुड्स एंड पीपल्स को पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे हमने एयरवेज देखे, उसके बाद का देखें वो आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में दो आते हैं, रेलवे एंड रोडवेज। लैंड मतलब ज़मीन के थ्रू जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें रेल के थ्रू या तो रोड के थ्रू। सबसे पहले अगर जो है वो रेलवेज समझे, तो रेलवेज वो हमारे इंडिया का भी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो एक यूनिट है, जिनमें गुड्स का और पीपल का दोनों का बहुत हैवी ट्रांसपोर्ट होता है ना। रोज़ के जो है वो ये करोड़ों लोग वो रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक से दूसरी जगह जो है वो ये जाते हैं। और बिजनेसमैन एक से दूसरी जगह जब जो है वो कोई गुड्स पहुंचाना हो, तो रेलवे का यूज़ उनके लिए बहुत ईजी रहता है। और रेलवे में भी धीरे धीरे हमेशा जो है वो उसका मॉडर्नाइजेशन होता आया। पहले जो है वो स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम के थ्रू जो है वो ये ट्रेन्स चलती थी। उसके बाद डीजल इंजन है, अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो ये रेलवे चल रही है। और अब थोड़े टाइम में यहाँ पर मैग्नेट के थ्रू, ठीक है ना, मैग्नेट के थ्रू भी अब रेलवे को चलाने की कोशिश की जा रही है। कितनी बार ऐसे होते हैं कि भाई कुछ जो ट्रेन्स होती हैं, उन ट्रेन्स में सिर्फ पीपल्स का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे जनरल ट्रेन्स कहते हैं, जबकि कुछ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होती है, जो गुड्स ट्रेन जो है वो कहलाती है। कोई ट्रेन ऐसी भी होती है कि जिनमें एक से ज़्यादा ऐसे कोचेस होते हैं, एक से ज़्यादा डब्बे होते हैं जो फ्यूल से भरे हुए होते हैं। जनरली ट्रेन को चलने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है वो एक ही इंजन में भरा हुआ होता है, लेकिन कितनी बार एक से ज़्यादा इंजन लगे हुए होते हैं या तो एक से ज़्यादा डब्बे होते हैं कि जिनमें फ्यूल भरा हुआ होता है। ऐसी ट्रेन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल यूनिट ट्रेन। ऐसी ट्रेन क्या कहलाती है? मल्टीपल यूनिट ट्रेन, जिसमें एक से ज़्यादा इंजन हो या तो एक से ज़्यादा डब्बों में फ्यूल भरा हुआ हो, ठीक है। रेलवे एक ऐसा यूनिट है जो हर एक विलेज, हर एक सिटीज़ को जो है वो एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाता है। छोटे छोटे गांवों में भी जब लोगों को जाना हो या कोई जो है वो गुड्स पहुंचाना हो, तो रेलवे बहुत इजी रहता है उसमें। और रेलवे के साथ दूसरा आता है, वो आता है रोडवेज। इनके बाद रोडवेज एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की यूनिट है या ऐसी जो है वो ये सर्विस है जो आपको डोर स्टेप तक, आपके घर के दरवाजे तक जो है वो आपकी चीज़ें पहुंचाती है। रोडवे वो कहते हैं ना कि जिनके थ्रू जो है वो इजीली घर तक जो है वो ये चीज़ें और लोगों को पहुंचाया जाता है। इसीलिए रोडवेज वो सबसे पुराना और सबसे इजी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो ये बस वो सबसे इजी है, ठीक है ना। लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस के थ्रू सबसे इजी ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा बस में जो है वो लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रक का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ट्रक का यूज़ किया जाता है। लेकिन इनसे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे रोडवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उनसे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होती है, एयर पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम आती है, पार्किंग के इश्यूज़ जो है वो ये क्रिएट होते हैं कि नहीं। और इनकी वजह से ये ट्रैफिक जाम वगैरह सब रोकने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है। जैसे आप लोगों को ध्यान हो कि हमारे यहाँ पर ही
कि कुछ सिटीज़ में जो है वो ये BRTS की फैसिलिटी शुरू की है, बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम BRTS। इसका मतलब कि इजीली और जल्दी से जो है वो बस ट्रांसपोर्ट कर सके, इसके लिए उनको एक अलग रोड बनाकर दे दिया जाता है। आपने अपनी सिटीज़ में वो BRTS के लिए देखा होगा, BRTS के लिए एक अलग रोड बना हुआ होता है, वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तो इसीलिए वो जो है वो स्पीडी ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा BRTS की सिस्टम वो गवर्नमेंट ने शुरू की थी कि जहाँ पे बस बिना रुके जो है वो ये इजीली और जल्दी से चल सके। सही बात है ना। आज हमारे गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट ऐसी काफ़ी सिटीज़ में जो है वो ये BRTS शुरू की गई है। ओके, अब जैसे हमने लैंड ट्रांसपोर्ट देखा, उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्ट का जो है वो ये पॉइंट आता है, वो आता है वाटरवेज। दूसरा आता है वो वाटरवेज आता है। वाटरवेज कि जिनमें कहते हैं कि सी के थ्रू, रिवर के थ्रू, लेक, कैनल्स, ये सब जो है वो ये वाटरवेज कहलाते हैं। समुद्र हैं, नदियाँ हैं, छोटी छोटी नहर होती है, कैनल्स होती हैं कि जिनमें बोट के थ्रू, शिप्स के थ्रू, फेरीज के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ईजीली। जब दूसरी कंट्रीज़ में जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना हो ना, ईजीली दूसरी कंट्रीज़ तक अगर पहुंचना हो तो सी वे सबसे ईजी रहता है। समुद्र के रास्ते से हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में पहुंच सकते हैं। और अगर कंट्री के अंदर ही हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना हो ना, तो उसके लिए रिवर वे जो है वो ईजी रहता है। नदियों के थ्रू, जो अलग अलग सिटीज़ में जब नदियाँ कनेक्ट होती है तो उन नदियों के थ्रू ये वाटर वे का ये ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम में सबसे पहले ये वाटर वेज ही शुरू हुए थे। हमारे इंडिया में भी पता है ना, जब यूरोपियन कंट्री के लोग हमारे इंडिया तक आए थे, तब उस वक्त उनके लिए जो है ये वाटर वेज ही सबसे इजी था। उस वक्त थोड़ी कोई ये प्लेन से हेलीकॉप्टर जहाँ कुछ चलते थे, उस वक्त तो ये वाटर वेज ही सही थे। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखो तो एयरवेज एंड अदर जो है वो ट्रांसपोर्ट के मीन्स आने की वजह से वाटरवेज की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो चुकी है। आज एयरवेज वो इजीली और स्पीडीली जो है वो ये पहुंचाता है, लेकिन फिर भी कितनी सारी प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट वो वाटरवेज के थ्रू होता है। ठीक है ना, क्योंकि एयरवेज के कंपेयर में देखो तो वाटरवेज जो है वो थोड़ा चीपर रहता है, मतलब सस्ता रहता है वो, और इजीली जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। बस वाटरवेज की लिमिटेशन इतनी है कि ये इसमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा है। प्लेन में कैसे एयरवेज के थ्रू इजीली और जल्दी से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, जबकि वाटरवेज के थ्रू वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। सस्ता होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है ना, इसलिए वाटरवेज ये भी ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा जो है वो ये मीन है। और इसके बाद आता है ट्रांसिट थ्रू पाइपलाइंस। ट्रांसपोर्टेशन में ये भी एक टाइप आता है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइंस के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो जनरली लिक्विड या तो कोई भी गैसियस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करना हो ना, तो वो पाइपलाइन के थ्रू होता है, जिनमें कोई भी तरह का जो वो फ्लूइड वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट वो पाइपलाइन के थ्रू आता है। बराबर, हमें पता ही है कि आपके घर में जो है वो जैसे गैस की पाइपलाइन होगी, ठीक है ना, घर में खाना बनाने के लिए जो गैस चलता है उसके लिए पाइपलाइन बनी हुई होगी। तो आप इमेजिन तो करो कि ये पाइपलाइन जो है वो ये कहाँ, कौन सी कंपनी से और कौन से कोने से आपके घर तक आ रही है। तो ये भी तो एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही है कि जिसमें गैस आपके घर तक जो है वो पहुँचाया जाता है। इवन आपके घर पे जो है वो रोज़ जैसे पीने का पानी अगर आता होगा तो सिटी के एक कोने में वहाँ पर जो है वो वाटर प्योरीफाई होता है और फिर पाइपलाइंस के थ्रू ही, पाइप्स के थ्रू ही आपके घर तक जो है वो ये पानी पहुँचाया जाता है कि नहीं। और सिर्फ एक सिटी में नहीं, कितनी बार सिटीज़ के बाहर भी, जैसे जो है वो गुजरात में हजीरा, सूरत के पास आया हुआ हजीरा है, उसमें जो है वो एक गैस कंपनी है, जो वहाँ से जो गैस रेडी होता है ना, नेचुरल गैस जो वहाँ पर तैयार किया जाता है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुँचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। मतलब अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ही वो ये पाइपलाइन इतनी दूर तक बनी हुई है कि गुजरात, सूरत से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक वो पाइपलाइन जो है वो बनी हुई है। इवन इसी तरह से ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो भी जो है वो गुजरात से आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे दूर दूर तक जो है वो ये भेजे जाते हैं। इतने स्टेट्स में पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, तो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ये भी कोई छोटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके,
तो आज जैसे हमने जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी समझी एंड अदर सर्विस भी जो है वो हमने जानी। अब वैसे ही बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2 जो दूसरा चैप्टर है वो अब हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।